नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच हूं। आतंक के दो भाई, ये दो चेहरे जिन्हें आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे और पहचानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वही दो चेहरे हैं, ये वही दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगातार आतंक को पनाह देते हैं। एक आतंक का पनाहगार है तो दूसरा आतंकियों को यूएन में सपोर्ट करके उनका मददगार बनता है। एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान की नाकाब कोशिश सामने आई है। ये नापाक कोशिश किस तरह से सामने आई है? दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन, मोस्ट वांटेड आतंकी, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से पहले ही चीन ने अपनी चालबाजी एक बार फिर से दिखा दी। प्रस्ताव पर रोक लगा दी और इस रोक के साथ अपने मंसूबों को भी साफ साफ कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग लगातार चीन से बातचीत का समर्थन कर रहे थे, क्या अब भी वो चीन की इस चालबाजी को समझ पाए? और साथ ही साथ सवाल सरकार से भी कि चीन जब ऐसी चालबाजियां कर रहा है, जब लगातार दहशतगर्द और दहशतगर्दी को पनाह दे रहा है, आतंकियों का सलाहकार बन रहा है, तो फिर ऐसे में क्या भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करने की जरूरत नहीं है? ये तमाम मुख्य बड़े सवाल आज इस चर्चा में उठेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें आज के अतिथियों से, आपका परिचय भी कराएं, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट जो साफ साफ कहती है कि आतंक के एक नहीं दो भाई। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत की तरफ से पेश किए गए उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है, जिसके तहत एक आतंकी को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित करना था। ये प्रस्ताव लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर से जुड़ा था और ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। मीर ही वो शख्स है जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में कसाब और बाकी आतंकियों को निर्देश दे रहा था। मीर ही मुंबई में दाखिल हुए आतंकियों का हैंडलर था। गुरुवार को आए इस प्रस्ताव में मीर को सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना था। इसके बाद उसकी संपत्ति जब्त हो जाती, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगता और उसे हथियार मिलना बंद हो जाते। मीर को भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया है और उस पर $5 अरब का इनाम भी रखा है। इस वर्ष जून में पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ से इस प्रयास को सुरक्षा विशेषज्ञों ने मात्र एक दिखावा करार दिया। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक चीन इन आतंकियों और आतंकी देश को मौन समर्थन देता रहेगा और कब तक यूं ही वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए विश्व के लिए खतरा बन चुके इन आतंकियों को बचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो पाक की दहशतगर्दी और चीन की आतंकियों के साथ हमदर्दी, ये भारत के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी है और इस सिरदर्दी को मिलकर किस तरह से खत्म किया जा सकता है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों से क्या कुछ उनकी राय रहती है, ये जानने की हम कोशिश करें। उससे पहले एक बार आइए जल्दी से आपको बता देते हैं, साजिद मीर वो दुश्मन, देश का वो आतंकी नंबर 1 जिसके लिए लगातार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के लिए कवायदें तेज हुई, लेकिन चीन ने रोक लगाई। 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, हमले में आतंकियों का हैंडलर साजिद मीर ही था। करीब 5 दिन चले इस हमले में लगातार हमने देखा कि 166 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों में साजिद शामिल है। मुंबई हमले का ये मुख्य साजिशकर्ता है जो लगातार 26/11 हमले के दौरान आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहा था, उनका हैंडलर बना हुआ था। मृतकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे और इसीलिए इस आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने को लेकर इस प्रस्ताव को अमेरिका की तरफ से सामने रखा गया। भारत ने इसका समर्थन किया, लेकिन हमेशा की तरह पनाह दे दी, सपोर्ट कर दिया चीन ने।
चीन के लिए अब भारत को क्या करने की जरूरत है। एससीओ जहां पर चीन का दम दिखता है, लेकिन चीन के दम वाले एससीओ मंच पर भी भारत की ताकत दुनिया ने देखी। इस ताकत को अब किस तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों को आतंक का सफाया करने की दिशा में भी दिखाने की जरूरत है, इस पर आइए खुलकर चर्चा करते हैं। अतिथियों से अब आपका परिचय कराऊंगी, स्क्रीन पर लेकर आए हमारे साथ 3 विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, बहुत स्वागत। जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि हम एक बार नहीं कई बार इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, पहले मसूद अजहर हो, फिर राउफ हो, अब साजिद मीर हो, चीन की चालबाजी कम नहीं हो रही है। एक बार फिर चीन ने वही चालबाजी दिखाई है। फर्स्ट कमेंट सर। देखिए, साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का इंडिया और अमेरिका ने प्रस्ताव रखा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना ने लास्ट मिनट पे अपनी वीटो पावर लगाते हुए उसको हटा दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये तो पहली बात ये कि साजिद मीर जो है ये लश्कर-ए तैयबा के जो मुखिया हैं हाफिज सईद, ये उनका ब्रदर इन लॉ है और इसके ऊपर अमेरिका ने $2 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले अमेरिका ने इसको स्पेशली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था और जिसके कारण अमेरिका का इसके साथ कोई प्रॉपर्टी का या धन का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता था, यानी कि अमेरिका के किसी भी बाशिंदे के साथ। चाइना ने ये किया और जब पूछा गया चाइना से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है। जब लोगों ने पूछा, लोगों ने क्या, हिंदुस्तान ने पूछा कि आपका जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है क्या यही है कि आप आतंकियों के ऊपर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करें और आतंकियों को बचाएं, आप इसे समझाइए वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या है। तो चाइना के स्पोक्समैन ने कहा कि हमको जो कहना था कह चुके, हम और कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि सीधे सीधे दादागिरी। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 अस्थायी। 15 में से 14 मेंबर्स ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना ने वीटो पावर के होते हुए इसको काट दिया। अब मेरा ये कहना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसकी अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है एक दिन पहले, उस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है रीजनल सिक्योरिटी। क्या ये रीजनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है? उसका एक प्रिंसिपल है कि साहब हम किसी भी तरह से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। तो हम फर्स्ट कमेंट एक्चुअली मैं सभी मेहमानों का ले लूं, मैं विस्तार से आगे फिर आपको और मंच दूंगी, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ बैकडोर जरूर खोल के रखेंगे। चाइना ऐसी ही पॉलिसी के तहत काम करता है। रमाकांत जी, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए, सरकार के लिए है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार 0 टॉलरेंस रखती है आतंक पर, लेकिन जब आतंक को ही पनाह देने के लिए चीन जैसे देश सामने हो, पाकिस्तान का तो मैं नाम ही नहीं लूंगी क्योंकि पाकिस्तान मतलब ही उसका पर्याय आतंक होता है, लेकिन चीन अगर बार बार ऐसी चुनौती आपके सामने पेश करेगा तो फिर भारत का क्या रुख होगा? देखिए लावनी जी, निश्चित तौर पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक मंच पर जब आ जाती है, वहां पर चीन और पाकिस्तान जैसे सरीके जो देश है अपना एक अलग पक्ष रखने की कोशिश कर। हमने लोगों ने देखा ये साजिद मीर की कथा नहीं है, बल्कि इससे पहले हमने मक्की के बारे में भी देखा है, हमने देखा है असगर के मामले में भी देखा है, मसूद अजहर के मामले में भी देखा है। हर जगह उसने अपना वीटो बनाने की कोशिश करता है और जो जहां पर 15 त्यागी साहब अभी कह रहे थे
15 देश में से 14 देश जहां तक समर्थन करते हैं हर एक बिंदु के ऊपर में, लेकिन वहां पर एक देश वहां पर वीटो लगा करके इसको रोकने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पर भारत ने जो है सो यूएनएससी हो चाहे यूएन हो, कहीं पे भी हर एक मंच के ऊपर में, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर में अपनी बातें रखी है और उन्होंने पूरे समुदाय को भी बताया है जो कि इस तरह के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हम लोगों ने चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अल्पसंख्यक जो धार्मिक स्थल है, जैसे हम लोगों ने देखा जो किसी की गुरुद्वारा के ऊपर में कैसे अफगानिस्तान के ऊपर में हमला हुआ था, हमने देखा है जो कि पाकिस्तान के अंदर में कैसे अल्पसंख्यक के जो धार्मिक स्थल है उस पे हमले होते हैं। तो हमने प्रखरता से जो है सो हर एक बातें वैश्विक मंच पर रखा है। हमें विश्वास है जो कि चाहे भारत किसी भी परिस्थिति में हो वो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है। उन्होंने पहले भी कह रखा है और अभी भी कह रहा है कि कोई भी दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि मापदंड दोहरा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आतंक के पनाहगारों के साथ जिस तरीके से अभी भी संबंध जारी है, फिर या तो पूरी तरह से संबंध खत्म कर दिए जाए तब इनको सबक मिले। देखिए लावनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं यहाँ पर बिल्कुल शालीनता से जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए ऐसा है जो कि हम हमेशा से आपने देखा होगा, जो अगर आपने कहा है जो कि 0% टॉलरेंस हमारा 0% टॉलरेंस है हमारा आतंकवाद के ऊपर में, और या हम देखेंगे चाहे वो आंतरिक जो आतंकवादी जो घटनाएं हुआ करती थी हम लोगों ने वहां पर भी देखा है। हमने देखा है जो पाकिस्तान के ऊपर में कैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने कैसे एयर स्ट्राइक किया है। हमने वैश्विक जो मंच है वहां पर भी हमने अपनी बातें रखी है। हमने विश्व को संदेश दिया है जो आतंकवाद के ऊपर में हमारी 0% टॉलरेंस रहेगी, और निश्चित तौर पर ये भारत सरकार पहले की अपेक्षा काफी प्रखर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो ऐसे किसी भी मानक के ऊपर में भारत सरकार खड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार उसी प्रखरता के साथ आगे बढ़ती रहेगी, 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी। लेकिन यहाँ पर अनुज आत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रमाकांत मिश्र जी ने जो कहा आप उससे सेटिस्फाइड है नहीं, इसका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा यह है कि एससीओ में जिस तरीके से लगातार इस बात का समर्थन कांग्रेस कर रही थी कि चाइना से डायलॉग जारी रखना चाहिए, चाइना से बातचीत रखनी चाहिए थी, वहां पर 1-to-1 मीट होनी चाहिए थी, ऐसी परिस्थिति के बाद जब चाइना लगातार हमारे पीछे से हमें चाकू घोंप रहा हो, हमारे साथ चालबाजी कर रहा हो, तब भी आप कहेंगे कि उनके साथ डायलॉग रखना चाहिए? देखिए, चाइना शुरू से हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं दोस्ती करके और जो है गद्दारी करने का काम पुराना इतिहास रहा है चाइना का। लेकिन जिस तरह से आज चाइना ने ये किया है, निश्चित तौर पे एक कड़ा संदेशा हमारे देश की भारत सरकार की तरफ से जाना चाहिए था, जो कि देखने को नहीं मिला। जब ये चाइना ने वीटो लगाई है तो मुझे अपेक्षा कर रहे थे हम कि भारत सरकार की तरफ से जो है चाइना को एक संदेशा दिया जाता कि आप क्यों आतंकवादी के साथ खड़े हुए दिखता जाते हैं, और खास तौर से ऐसे आतंकवादी के साथ जो भारत का, जिसने भारत में आतंक फैलाया, जो आतंक के पर्याय हो, आप उन सब के साथ खड़े होते हैं। और वहीं हमारी देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बीते इन 8 वर्षों से चाइना के साथ गलबैयां बढ़ाती जा रही है, उसके हमको दोहरे नुकसान होते जा रहे हैं। लगातार चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत जो है हमारी देश की जमीन पे कब्जाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये सब देखा है, सबने देखा है, अरुणाचल से लेकर के डोकलाम तक किस तरह से उसने अपने बुलडोजर चलाए, अपनी बस्तियां बनाई, पुल बना रहा है, लेकिन सरकार लगातार नकारती जा रही है। और देखिए, जब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आई थी तो क्या किया हमारी सरकार ने? क्या हम लोग क्या संदेशा देना चाहते हैं? एक मजबूत देश है हम लोग, अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है, हमारी धरती पे कब्जा करता है, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया ना कोई किसी ने कोई करा, लेकिन बाद में वही सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ वो डोकलाम में हमारे अंदर आ गए थे, पेंगोंग लेक उन्होंने जो है उसमें जो हमारी जो फिंगर 4 तक वहां तक उन्होंने आकर के अपना कर दिया था। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बात की बातें हैं, लेकिन सरकार से, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से जल्दबाजी में बयान नहीं देना चाहिए। और आज अगर हम देखते हैं तो चाइना से जिस तरह से इस सरकार ने अपना व्यापार बढ़ाने में अपनी इतनी अपनी इंटरेस्ट दिखाया है, जहां कांग्रेस की सरकार के समय में $0.5 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट किया करते थे चाइना से, आज $5 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है, उससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा, अभी ताजा आंकड़े नहीं आए हैं।
तो आपने जहां कहा था कि हम चाइना से अपने सारे संबंध खत्म करेंगे, पीछे केवल टिकटॉक गेम, इस तरह की गेम बैन करने से क्या आप इस तरह से चाइना को खड़ा संदेशा दे सकते हैं? जी आपको देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप सरकार से तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है कि चाइना से गलभैया करने के लिए तो प्रतिनिधि मंडल आता है, तो फिर वो 10 जनपद में भी मुलाकात करता है, राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं, चीनी राजदूत से नेपाल के उनकी पार्टी में भी मुलाकात हो जाती है, चाइना को लेकर लगातार जो डायलॉग की बात है उसका आप लोग समर्थन करते हैं। तो क्या इस तरीके के बयानों से, ऐसे समर्थन से आपको नहीं लगता कि आतंकी लड़ाई कमजोर पड़ती है? क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है। तो लावनी जी, आप सरकार से बोलिए ना, भारत सरकार से, कि ये प्रोटोकॉल चेंज कर दें, प्रोटोकॉल सिस्टम चेंज कर दें, कि कोई भी फॉरेन डेलीगेशन अगर आएगा, भारत सरकार के आमंत्रण पे आएगा, अगर चाइनीज डेलीगेशन भारत आया है और अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिले हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत मिले हैं, वो कोई अपनी पर्सनल यात्रा पे कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने नहीं आए, भारत सरकार के आमंत्रण पर आए, भारत सरकार के अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इन्विटेशन पर आए, प्रॉपर जो है 1-to-1 उनकी मीट हुई और एक प्रोटोकॉल के तहत जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। डोनेशन मिलता है और मिलता रहा है, अब शायद रोक लग गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ये डोनेशन मिलता रहा और ये कहा जाता रहा कि चाइना को कहीं ना कहीं से आप लोगों ने बैकडोर से अपने बयानों के जरिए समर्थन दिया, ये आरोप लगता रहा आप पर। कौन बयानों के जरिए समर्थन दे रहा है? जो सरकार खुले तौर पे, जो पार्टी समर्थन दे रही है, जिस सरकार ने खुले तौर पे चाइना के लिए पूरा सब कुछ यहां पर अपना समर्पित कर दिया, जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया बंद करके सब कुछ मेक इन चाइना की प्रोडक्ट्स को यहां पर बोलबाला कर दिया है, आप आज उनसे सवाल उठाना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में 8 सालों में, 8 सालों से ये सत्ता में बैठे हैं, पूछना चाहिए कि $0.5 बिलियन का जो इंपोर्ट होता था चाइना से, आज $5 बिलियन से ऊपर का क्यों इंपोर्ट बढ़ गया है? रमाकांत जी काउंटर करिए। देखिए, अनुज जी को शायद मैं अगर कुछ कहूंगा तो शायद बुरा लगेगा उनको, लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए। आज हम लोग जब एक मंच पर नहीं हो पा रहे हैं, वैचारिक मतभेद है, कहते हैं जो कि हमारी नीतियां हमेशा से ही स्पष्ट रही है। आज चाइना अगर वीटो लगा रहा है, जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था, आज वो चाइना के पास है। आज मैं अगर कहूंगा तो अनुज जी को मैं बड़ा शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, आज हमने चाइना के लिए किसने लॉबी करी थी? जो आज यूएनएससी में आज वो स्थायी सदस्य बना फिरा है, आज वीटो लगाने की कोशिश कर रहा है, ये वीटो हमारे पास होती, ये हमारे पास राइट होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से उनके लिए लॉबी करी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये दुखद। आज अगर साजिद मीर हो, चाहे मसूद अजहर के बारे में अगर भारत सरकार को इतनी दिक्कतें हो रही है, उसके ऊपर में बैन करवाने के लिए ये चीज नहीं होता, ये परिस्थितियां कुछ और होती। आज अगर चाइना के जो कन्फ्लिक्ट है, हमारे यहाँ जो सीमा के जो विवाद चल रहे हैं, हमने देखा है चाइनीज सीमा में कभी अंदर नहीं आया और चाइना अपना सैनिक वापस भी ले जा रहा है। ठीक है, कितना बड़ा झूठ आप बोल, कितना बड़ा झूठ बोलते रहेंगे आप कि चाइना ना अंदर आया ना बाहर गया, तो वो सब क्या था? पेंगोंग लेक के पास जो जितना से वहां पे बस्ती की बस्ती बना दी, हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए, सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिया। अरुणाचल पे अभी पिछले हफ्ते की तस्वीरें आई हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर, पूरी बस्तियां बसा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं आया। आप क्यों देश की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं? आप स्वीकार कीजिए कि आया है और पूरा देश, पूरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, चाइना को मजबूती से जवाब दीजिए। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन करेगी। जहां देश की सुरक्षा अस्मिता का सवाल है, हम देश के साथ खड़े हैं, उस मामले में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन झूठ मत बोलिए देश की जनता से, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए झूठ मत बोलिए। आप करते हैं आपके मणिशंकर अय्यर जब जाकर के पाकिस्तान, अरे मणिशंकर अय्यर सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं। 8 साल से आप सरकार है। मोदी जी की बात कीजिए, मोदी जी की बात कीजिए, क्योंकि विदेश मंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। सब कुछ विदेश नीतियां आज प्रधानमंत्री जी के यहाँ से तय होती है। स्वीकार करिए, वास्तविकता यह है कि चाइना हमारे देश की सीमाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अधिकार होता, ठीक है, लेकिन आप दोनों, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, टीपीएस त्यागी सर आपको इंटरवीन करने के लिए बोलूंगी अब, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा सेट करती हैं, लेकिन या इसका फायदा चीन उठा ले जाता है, क्योंकि ये एजेंडा कहीं ना कहीं से चीनी प्रोपेगेंडा को एक बेस दे देता है। जिस मल्टी प्रोंग एक्शंस की आप लगातार बात करते रहे हैं, उस मल्टी प्रोंग एक्शन में एक जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो ये है कि सरकार और विपक्ष दोनों आतंक के मुद्दे पर साथ साथ आए, तब जाकर आतंक को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहां तो वो एकजुटता दिखती नहीं है। देखिए, मैं दोनों ही लोगों के सामने आज एक प्रश्न रखता हूं, वो ये है
कि हिंदुस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था आर्केट रामास्वामी मुदलियार। 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर सिग्नेचर करते समय उन्होंने एक शर्त लगाई थी, और वो शर्त ये थी कि ये जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर की वजह से ही तो चाइना ने मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट करने में 10 साल लगाए। इस वीटो पावर की वजह से ही तो उसने आज इसके शाही मीर के ऊपर रोक लगाई। तो उन्होंने मुरलियार ने ये कहा था कि 10 साल के अंदर अंदर वीटो पावर की समीक्षा होनी चाहिए, और अगर ये समीक्षा नहीं होती तो 10वें साल में इसे सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में 15 है तो उसमें P5 प्लस और माइनस, यानी कि P5 उसमें वोट करें या ना करें, अगर मेजोरिटी करती है तो हटाया जा सकता है। और तो ये जो चीज है, ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर की क्लॉज 109, मैं रिपीट करता हूँ, क्लॉज 109 में लिखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये शर्त लगाई थी, और हिंदुस्तान ने तब से लेके आज तक इस बात को जनरल असेंबली में क्यों नहीं उठाया। पहली बात तो बिल्कुल ठीक कहा एंकर ने, लावनी ने, कि जो वीटो का अधिकार था वो अब हिंदुस्तान के बजाय चाइना को दे दिया गया। पर अब सवाल ये कि वीटो की वजह से ही केवल हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में झगड़े वीटो पावर की वजह से। यानी झगड़े अगर वीटो पावर की वजह से हो रहे हैं, और जब क्लॉज नंबर 109 का जिक्र किया जा रहा है, तो सवाल दोनों से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि अनुज आत्रे साहब, 70 सालों तक आपकी सरकार रही, पहली जिम्मेदारी आपकी बनती थी। दूसरी जिम्मेदारी वर्तमान में अगर देखें तो बीते 8 सालों से अगर मोदी सरकार है तो दूसरी जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। पहले अनुज जी आपके पास आते हुए ऐसी कमी क्या रह गई, क्यों नहीं हो पाया? आप 70 साल से 1947 के भारत से आप 2022 के भारत को नहीं आप मेल जोल कर सकते, तुलना कर सकते हैं। 1947 में हमारे देश की स्थिति क्या थी, और उन 70 सालों में धीरे 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 जाकर के आज हमारा देश एक मजबूत देश बना है। लेकिन जिस समय ये स्थितियां थी, हम लोग उस स्थिति में नहीं थे, हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी यूनाइटेड नेशंस में कि हम अपनी शर्तों पे बात कर सके। लेकिन आज मतलब आप ये मानते हैं कि जो यूपीए काल था वो कमजोर था? फिर क्या आप ये मानते हैं कि जो यूपीए काल था, जो 10 साल यूपीए के थे, वो कमजोर काल आप मानते हैं उसे? बिल्कुल नहीं, कमजोर काल नहीं, बिल्कुल तो अभी तो आप कह रहे हैं ना कि स्थिति ऐसी नहीं थी। नहीं, तो अगर आप यूपीए से 10 साल करते हैं तो 8 साल इनका भी जोड़ दीजिए। इनसे पूछूंगी ना, 7 साल वाजपेयी जी का जोड़ दीजिए, 15 साल तो इनके हो गए। आप हमारे 10 साल जोड़ रहे हैं तो इनके 15 साल जोड़िए। पहले इन्हें बताइए कि 15 साल में ये क्यों नहीं कर पाए। सवाल करना आसान है, लेकिन आपने कहा कि स्थितियां अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका मतलब मैं तो बीते 70 साल में गई नहीं। इनके 15 साल का जवाब पहले पूछना चाहिए। मैं तो उस 70 साल में गई नहीं, मैंने तो सिर्फ 10 साल का जिक्र किया। मैं 15 साल और 10 साल की बात कर रहा हूं। आप 10 साल में बहुत क्या पीछे नहीं जाता। ये मानते हैं? वाजपेयी जी, मोदी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार क्या 25 साल जोड़ दीजिए। पिछले 25 सालों में हम 10 साल रहे हैं, 15 साल रहे हैं। तो ये बताएं कि आखिर ये क्यों नाकामयाब रहे, क्यों नहीं वाजपेयी जी की सरकार, उससे पहले सरकार ये थी? सवाल रमाकांत जी भी बताएंगे, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा प्रश्न दोनों ही पार्टियों से था। मेरा प्रश्न सीधा सीधा था कि जिम्मेदारी क्या ये दोनों ही पार्टियों की नहीं थी? दोनों ही पार्टियां राज कर रही हैं सरकार के रूप में। अब रमाकांत जी, अनुज जी ने तो आपके ऊपर सीधे सीधे वार कर दिया है कि आप बताइए क्यों नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आपसे भी है कि क्यों नहीं हुआ इन 8 सालों? मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं 20 सालों में ही रहना चाहती हूँ, और वर्तमान में 8 साल क्यों नहीं हो पाया ऐसा? देखिए लावनी जी, यहाँ पर अनुज जी अपने आप को इस तरह की बातें बोल करके मुझे नहीं लगता जो कि अपने आप को बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और किस लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर वस्तु स्थिति क्या है, अगर हमें उस चीज से अवगत नहीं है, तो शायद मुझे लग रहा है जो कि हम लोग बैठ करके बेकार का डिस्कशन कर। आज मान लीजिए स्थिति आप ये देख रहे हैं जो कि जिस मजबूती के साथ इस चीज को मान रहे हैं, अनुज जी मान रहे हैं जो कि हाँ पहले से बेहतर हमारी स्थिति हुई है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। हम अपनी बात रखने के लिए आज स्ट्रांग नहीं हुए, अंदर में आज स्ट्रांग नहीं हुए हैं। पर अभी तक देश 2014 से स्ट्रांग नहीं हुआ है।
14 से पहले बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन 14 के बाद आपकी गलत विदेश नीतियों की वजह से हम फिर से वापस जो है बैक गियर लगना शुरू हो हमने वीटो दे दिया क्या? आप ये बताइए कि क्यों चाइना को आपने क्यों मजबूत करने का काम किया? आप मजबूत कर रहे हैं लगातार हमारे देश को, एक बड़ी मार्केट के रूप में आपने चाइना को, हमारे देश से पैसा कमाने का बाजार आपने चाइना के लिए क्यों इतना खुला छोड़ दिया? कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा चाइना को इतना पैसा कमाने नहीं दिया। आपने क्यों चाइना को इतना पैसे से मजबूत किया? आज चाइना पैसे से मजबूत होने की वजह से अपनी शर्तें रखता है, यूनाइटेड नेशन से लेकर के हर देश के ऊपर अपने आप को रूल करता है आपकी गलत नीति की वजह से। प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं कि कोई एजेंडा पे बात नहीं करेंगे, झूला झूलने जाते हैं, उनको झूला झूलने के लिए बुलाते हैं, चाय पे चर्चा करने जाते हैं, लेकिन कोई एजेंडा पे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं एजेंडा पे बात करते हैं? अरे नेशनल चैनल के माध्यम से आप इस चीज को मान लीजिए, वीटो के का पावर जो हमारे पास होता वो चीज आप लोगों ने चाइना को दे दिया। नहीं तो क्यों नहीं ली? अरे 15 साल से आप हो, 15 साल से आपको, आप बता दीजिए क्यों नहीं ली? आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं तो यही आरोप आप पे लगता है, अब तो आप हैं बहुत ज्यादा। आपने क्यों नहीं ले ली वीटो पावर? हमारे पास कभी नहीं आई, हमारे पास ठीक और चली गई। हमारे पास नेशन में समीक्षा के लिए हम लोग पूरा जोर दे रहे हैं। समीक्षा, अरे 15 साल से आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप धोखा देने का काम करते हैं, रमाकांत जी और अनुज जी, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल दायरे में रहकर बात करेंगे, लेकिन जो सेना से जुड़े हुए शख्सियत है वो आप दोनों को आईना दिखा रही है। इसीलिए जो प्रश्न उन्होंने क्लॉज नंबर 109 का किया था, मैंने आप दोनों से पूछा। रमाकांत जी, सवाल आपसे भी मेरा था कि 8 सालों में फिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? आज त्यागी साहब अगर इस चीज की जिक्र करते हैं तो फिर सरकार में आज तक 109 को लेकर कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा? ये सवाल है। त्यागी साहब आपके पास आते हुए, देखिए पॉलिटिकल बॉडीज है, पॉलिटिकल दायरे में ही बात करेंगी, लेकिन जब हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, तो आपकी जो बातें होती हैं वो किसी पॉलिटिकल दायरे में नहीं होती, वो देश की बात होती है, वो भारत की बात होती है, वो भारत की 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात होती है, रक्षा की बात होती है। लेकिन जब चाइना और पाकिस्तान जैसा दुश्मन हमारे साथ मीठा मीठा बनकर हमारे पीछे से ऐसे चूरा घोपे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मसले पर सरकार हो या विपक्ष हो, उसको यूनानिमसली साथ आने की जरूरत है? आज आप जैसे लोग 109 की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए पॉलिटिकल बॉडीज 109 पर क्या कहती हैं? त्यागी साहब, बात है पहले तो पाकिस्तान और चाइना की। पाकिस्तान ने चाइना को अपना बाप मान लिया है। अब मान लीजिए अगर पाकिस्तान ये कहने लगे कि मुझे किसी के बाप से क्या लेना देना, मुझको मैं अपने बाप को अच्छा दिखाई देता हूँ, तो ये तो उनका निश्चित है। एक सवाल जो मेरे मन में अभी तुरंत आया, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत जिस मजबूती की बात लगातार भारत की तरफ से कही जा रही है, क्या जरूरत है कि ऐसे मंचों का भारत अब बहिष्कार करे जिसको चाइना सपोर्ट करता हो, जिसमें पाकिस्तान आता हो? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए मैं एग्जांपल अभी का देता हूँ, लेटेस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर कौन है? चाइना। उसके अंदर क्या बनाया गया? RATS, RATS, यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। इसलिए बनाया गया कि हम किसी भी किस्म का टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म स्वीकार नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब SCO की मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग के जिस रोज प्रारंभ हुआ उसी रोज तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में आपस में फायरिंग होनी शुरू हो गई। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लंबे समय से दुश्मनी रख रहे हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के करीब करीब सारे देश एक दूसरे के साथ दुश्मन है। कहने को कहते रहिए कि साहब इसकी जो GDP है वो पूरी दुनिया की GDP का 30% है, पॉपुलेशन 40% है, लेकिन ये SCO कहाँ इफेक्टिव है? और फिर क्या इसका कोई कॉर्पस फंड है? और तो चाइना ने जो ये काम किया है, चाइना को तो इसका जब ऐसे बन चुका है। ठीक है सर, समय की कुछ सीमाएं, लेकिन आपने कम शब्दों में बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे हैं। जल्दी से रमाकांत जी, और जल्दी से 5 सेकंड में अनुज जी के पास जाती हूँ। रमाकांत जी, देखिए ऐसे मंचों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। 5 मूल मंत्र प्रधानमंत्री ने वहां दे दिए हैं, लेकिन 5 मूल मंत्रों को समझने वाले लोग भी तो होने चाहिए। आपको लगता है कि उस मंच में वो लोग समझेंगे इस मूल मंत्र को?
और देखिए जल्दी से बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मंच के ऊपर में हमने अपनी बातें बड़े ही मजबूती के साथ रखी है। बात एससीओ की ही नहीं है, बात अनेक मंचों पर हम लोगों ने देखा है जो कि ऐसे बातें और ऐसे संवेदनशील जो बातें हैं हम लोगों ने बड़ी प्रखरता से रखी है। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के अपने मित्र अनुज जी से कहना चाहूंगा, जो खास करके आप आतंकवाद हो चाहे आप भ्रष्टाचार के मुद्दे, ऐसे वो संवेदनशील मुद्दे जो देश को जड़ से खा रहे हैं, उसके ऊपर में कम से कम हम लोगों को ठीक है, उसमें कम से कम एकजुट होना चाहिए। अनुज जी जल्दी से, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देश की बात होती है। जल्दी से अनुज जी। देखिए लावनी जी, निश्चित तौर पे देश की जहां बात होती है ना, तो देश की बात करनी चाहिए, वहां राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे हम कहते हैं कि सरकार को मजबूती से चाइना को सामना करना चाहिए, मजबूत जवाब देना चाहिए। आप जवाब दीजिए हर तरीके का, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, हम साथ देंगे खुल के, लेकिन मजबूत जवाब मजबूत देश से देंगे और मजबूत जवाब की लगातार उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस वक्त ऐसी परिस्थिति बन रही है उस वक्त पर हमें वैश्विक स्थिति को भी समझना होगा और उस स्थिति के अनुरूप ही सरकार हो या विपक्ष हो, उसको एकजुट होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी अपनी राय रखने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, अनुज जी और टीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है, जाते जाते आकलन के लिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रही हूं, देश की जनता के लिए, कि जब कभी भी ऐसे मुद्दे आते हैं, हम राजनीति देखते हैं, चटकारे लेते हुए डिबेट्स भी होते हैं, लेकिन डिबेट्स के बाद क्या कभी रात में लेटकर सोचते हैं आप कि आकलन करने की जिम्मेदारी केवल सरकार और विपक्ष की नहीं है, इस देश का नागरिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। दिवाली आने वाली है, स्वदेशी का ध्यान रखिएगा। त्योहारों का दिन है, स्वदेशी का ध्यान रखिएगा। सरकार और विपक्ष कैसे जवाब देती है ये वो तय करेंगी, लेकिन हमें और आपको कैसे जवाब देना है ये हम और आप मिलकर तय करेंगे। आकलन जरूर करिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हिमाचल में